हम लगातार ये चाइनीज एग्रेशन के बारे में सदन में एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनेक बार उठाए मोबाइल छोड़ दो और सरकार चर्चा को टालती रही। आज भी जो तवांग एरिया में चाइनीज का घुसपैठ हुआ है उसके बारे में भी हम आज चर्चा करना चाहते थे। इसीलिए हमने सभी अपोजिशन पार्टी के नेताओं ने मिलकर नोटिस भी दिया था, लेकिन वो चर्चा के लिए तैयार नहीं थे। एक स्टेटमेंट वो भी हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने दिया और जल्दी चले गए। हाँ, ये हमारे सदन की प्रथा रही है, प्रैक्टिस रही है कि जब कोई स्टेटमेंट मिनिस्टर करता है किसी विषय पे तो उस पर क्लैरिफिकेशन पूछा जाता है और हमको यही कहा गया सदन के नेता ने और हमारे डिप्टी सभापति ने भी यही कहा कि क्लैरिफिकेशन का अवकाश, लेकिन क्लैरिफिकेशन को भी उन्होंने हमको मौका नहीं दिया और हमारे बात सुनने के लिए भी वो तैयार नहीं है। हम यही चाहते थे कि चर्चा के बाद सुन के वो रिप्लाई दे, हम सुनने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने इस मसले को अपने ही तरीके से एक प्रचार लेने के लिए अपनी बात रखे और चले गए। ये देश के लिए अच्छा नहीं है। देश एकजुट रह के, हम देश की एकजुटता के लिए, एकता के लिए सभी मिलकर काम कर रहे हैं। इसी में हमारे जो आज जवान लोग बहुत से पहले से शहीद हुए थे और आज भी बहुत घायल हो गए और कितने उसमें बचेंगे। हम तो ये कामना करेंगे कि उनको जल्दी वो स्पीडीली रिकवर हो जाए और जल्द से जल्द वो फिर काम पे लगे। लेकिन ये चीजें बाहर नहीं आना, उनकी गलतियां छुपाने के लिए क्लैरिफिकेशन नहीं दी। जब क्लैरिफिकेशन को मौका नहीं दिए तब वहाँ बैठने में कोई अर्थ नहीं है। तो इसीलिए हमने ये तय किया कि सब मिलके प्रोटेस्ट करके वॉकआउट करना। तो हम वॉकआउट जो किए हैं उनके एटीट्यूड के ऊपर, और वो जो कहना था और हमको बताना था वो चीजें हमको नहीं बताई। इसीलिए हमने ये सभी पार्टी के नेताओं ने ये तय किया कि बेहतर ये है, खुद जब डिफेंस मिनिस्टर ही जैसा वॉकआउट करते वैसा उन्होंने ही वॉकआउट करके चले, फिर पूछना किसको। तो हमने ये सोचा कि हमारी बात तो सुनी गई नहीं, हम आपको बताने के लिए यहाँ आए हैं, इसलिए हमने वॉकआउट किया। लेकिन देश की सुरक्षिता के लिए, देश की अखंडता के लिए हम सारे एक हैं और जो हमारे जवान बॉर्डर पे अब लड़ रहे हैं, हम सभी लोग उनके साथ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज लोकसभा में प्रश्नकाल को विपक्ष के द्वारा चलने नहीं दिया गया। समूचा विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी के इस प्रयास की मैं घोर निंदा करता हूं। अरुणाचल में 8 की देर रात और 9 की सुबह घटी घटनाओं का हवाला देते हुए विपक्ष ने बहुमूल्य प्रश्नकाल को स्थगित करवा दिया। इसका कोई औचित्य इसलिए नहीं था कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने स्पष्टता से कह दिया था कि 12 बजे इस देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी इस विषय पर सदन के सामने अपना बयान रखेंगे। जब बयान रखने की बात कर ही दी तो इसका कोई औचित्य नहीं था। मुझे भी थोड़ा आश्चर्य लगा। फिर मैंने प्रश्नकाल के सूची को देखा तो 5 नंबर का प्रश्न देखकर मैं इनकी चिंता समझ गया। 5 नंबर के प्रश्न है राजीव गांधी फाउंडेशन के FCRA रजिस्ट्रेशन को रद्द करने के बारे में। अब उन्हीं के कांग्रेस के ही सदस्य के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया और जवाब में बहुत स्पष्ट था। अगर तो मौका देते तो मैं सदन के पटल पर भी बताता कि राजीव गांधी फाउंडेशन को
2005-6 और 2006-7 के वित्तीय वर्षाल में चीनी दूतावास से 1,35,00,000 रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ था। चूंकि एफसीआरए के कानून और उसकी मर्यादाओं के अनुरूप नहीं था, तो नोटिस देकर पूर्णतया कानूनी प्रक्रिया का अनुपालना करते हुए गृह मंत्रालय ने इसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया था। फाउंडेशन ने अपना रजिस्ट्रेशन सामाजिक कार्यों के लिए करवाया है और ये जो राशि चीनी दूतावास से मिली, इसका उपयोग भारत चीन संबंधों के विकास पर शोध करने के लिए ये पैसा दिया गया है। अब मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं कि इन्होंने शोध तो जरूर किया होगा, क्या उनकी शोध में 1962 में जो हजारों हेक्टेयर भूमि भारत की चीन ने हड़प ली, वो शामिल था क्या? और शोध इस पर किया तो रिपोर्ट क्या आई है? नेहरू जी के प्रेम के कारण सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता बलि चढ़ गई। इस विषय को उन्होंने शोध का विषय बनाया था क्या? और अगर बनाया था तो इसका नतीजा क्या हुआ? जिस वक्त गलवान के अंदर हमारे सेना के वीर जवान चीनियों से भिड़ रहे थे, उस वक्त चीनी दूतावास के अधिकारियों को कौन रात्रि भोज दे रहा था? वो उनकी शोध का विषय था क्या? अगर था तो उसका नतीजा क्या हुआ? जब उनकी सरकार थी तो 2006 में भारत में चीन के दूतावास ने पूरे अरुणाचल और पूरे नेफा पर दावा कर दिया। वो उनकी शोध का विषय था क्या? अगर शोध हुई तो उसका नतीजा क्या हुआ? 25 मई 2007 को चीन ने कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री दोरजी खंडू को वीजा देने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये तो हमारा ही हिस्सा है अरुणाचल। ये भी शोध किया गया क्या? 13 अक्टूबर 2009 को मनमोहन सिंह की अरुणाचल यात्रा पर चीन ने आपत्ति जताई, वो आपने जांच किया है क्या? और 2010 में चीन ने जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेपल वीजा जारी करने की प्रथा शुरू की, ये भी क्या आपका शोध का विषय था? 2011 में कांग्रेस सरकार ने चीन की धमकी के बाद हमारे रोड और वाइटल बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर्स का निर्माण डैम चौक में रोक दिया। ये क्यों रोका गया, इसकी भी शोध की है। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, ये दोगला रवैया जनता के सामने नहीं चलता है। जनता सब देख रही है। आपके परिवार द्वारा चलाया गया फाउंडेशन, उसका एफसीआरए रजिस्ट्रेशन चीन की दूतावास से मिले हुए अनुदान से समाप्त हुआ है। आपके ही समय में हजारों किलोमीटर भूमि अवैध रूप से हमसे हड़प ली गई है। आपके ही समय में हमें मिली हुई सुरक्षा परिषद की सदस्यता आपने निजी संबंधों को बनाने के लिए चीन की भेंट कर दी है। ये सारी जनता इस सभी विषयों को जानती है। मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है, और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। कल अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण किया है। राजीव गांधी फाउंडेशन के एफसीआरए लाइसेंस रद्द होने का एक दूसरा भी कारण था। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की, जिसका प्रणेता जाकिर नायक है, जाकिर नायक को पूरा देश जानता है, उनसे भी 7 जुलाई 2011 को 50 लाख रुपया राजीव गांधी फाउंडेशन ने प्राप्त किया था। मैं पूछना चाहता हूं, राजीव गांधी फाउंडेशन के कर्ता धर्ता जो कांग्रेस की फैमिली पार्टी है, उसी के सदस्य हैं, तो
आपको ये पैसा जाकिर नाइक ने किस मकसद के लिए दिया था, इसकी भी स्पष्टता देश की जनता के सामने होनी चाहिए। धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस गरिमामयी सदन को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय, और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। और मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।